हाय फ्रेंड, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत का अपवाह तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारत का अपवाह तंत्र। तो भारत का अपवाह तंत्र एक जटिल और व्यापक प्रणाली है। आप इसे याद रखेंगे कि भारत का जो अपवाह तंत्र है ये कैसा है, एक जटिल और व्यापक प्रणाली है जिसमें हमारे देश की सभी नदियां और उनकी जो सहायक नदियां शामिल होती है। जिसमें हमारे क्या, देश की सभी नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ शामिल है। और यह नदियों का जाल हिमालय की ऊंची चोटियों से लेके प्रायद्वीपीय पठारों तक फैला हुआ है। जो हमारे नदियों का जाल है ये हमारे क्या, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से लेके प्रायद्वीपीय पठारों तक फैला हुआ है, जो भारत की भौगोलिक विविधता को दिखाता है। यह तंत्र केवल जल निकासी का साधन नहीं है, मतलब जल इकट्ठा होता है वहां से निकासी का साधन नहीं है, बल्कि हमारी ये कृषि, जल विद्युत उत्पादन, परिवहन और पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने इसकी प्रस्तावना के बारे में देख लिया, भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे जिसमें ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह मतलब ड्रेनेज का मतलब होता है किसी निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होना। क्या, अपवाह का अर्थ क्या होता है? किसी निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह होना। अब हम क्या अपवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमारे क्या, एक मुख्य नदी होती है और उसकी सभी सहायक नदियों को शामिल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो मुख्य नदी होती है और उसकी सभी सहायक नदी को शामिल करते हैं, जो मिलके जल को एक विशिष्ट दिशा में बहाती है। और यह तंत्र क्या, हमारे एक बेसिन या फिर जलग्रहण क्षेत्र बनाता है। तो आप इसे देखेंगे, अपवाह क्या होता है कि किसी निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह, इसमें हमारे एक तो मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियों को भी इसके अंदर शामिल करते हैं, जो मिलके क्या करते हैं, एक बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र बनाते हैं। अब नदी बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र की बात करें, ये क्या होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो ये वह महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जहां से हमारे एक नदी और इसकी सहायक नदियों को वर्षा का जल और हिमनद जो से जल प्राप्त होता है। तो हमारे ये क्या होता है, हमारे नदी बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये वो संपूर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे हमारे एक नदी और उसकी सहायक नदी को वर्षा का जल, साथ ही साथ हमारे हिमनद, यहाँ से जल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से एकत्रित होकर सारा का सारा पानी एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होता है, तो वो हमारे नदी बेसिन या जलग्रहण क्षेत्र कहलाएगा। अब देखेंगे महान जल विभाजक की बारे में बातचीत करेंगे, किसके, ग्रेट वाटर डिवाइड की बात करें। तो महान जल विभाजक एक उच्च भूमि या पर्वत श्रृंखला होती है। क्या हमारे महान जल विभाजक क्या होती है? एक उच्च भूमि या फिर पर्वत श्रृंखला होती है, जो दो या दो से अधिक नदी प्रणालियों को अलग करती है। जो क्या करती है, दो या दो से अधिक नदी प्रणालियों को अलग करती है, जिससे वे अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है और विभिन्न जल निकायों में मिलती है। ये हमारे क्या, विभिन्न जल निकायों में मिलती है। भारत की बात करें तो भारत में जल, यह विशाल जल विभाजक विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से मिलके बनता है। ये हमारा जो विशाल जल विभाजक है, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से मिलके बनता है। जैसे इसके विस्तार की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से शुरू होता है। जो भारत का जल विभाजक है, ये हमारे कहाँ से शुरू होता है? मानसरोवर झील से शुरू होता है। उसके बाद ये कामेट पर्वत, अंबाला होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट जैसी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके रूप में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आप इसे याद रखें, महान जल विभाजक कहाँ से कहाँ होता है? ये मानसरोवर झील से शुरू होता है तिब्बत की, फिर कामेट पर्वत, अंबाला होते हुए अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट जैसी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां से होते हुए कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। आप इसे याद रखेंगे। चित्र में भी हम इसको देख सकते हैं। ये हमारा मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से शुरू होता है, फिर कामेट पर्वत, अंबाला होते हुए, अरावली पर्वत होते हुए हमारे फिर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और लास्ट में कहाँ, कन्याकुमारी तक जाता है। यहाँ पे कन्याकुमारी तक जाता है। बात करें महान जल विभाजक का कार्य क्या है, तो भारत में बहने वाली नदियों को दो प्रमुख अपवाह तंत्र में बांटता है। ये करता है, क्या करता है, भारत में बहने वाली जो नदियां हैं उनको दो प्रमुख अपवाह तंत्र में बांटता है। एक तो हमारा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, दूसरा हमारा अरब सागर अपवाह तंत्र। कौन कौन से? एक तो हमारे क्या, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, तो दूसरा कौन सा है? अरब सागर का अपवाह तंत्र है। इसका मतलब ये है कि इस जल विभाजक के एक तरफ गिरने वाली बारिश का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो दूसरी तरफ वाला पानी कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अब भारत के अपवाह तंत्र की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो भारत के विशाल और विविध अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो आधारों में विभाजित किया जाता है। कितने? दो प्रमुख आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला आधार आता है सागरीय अभिविन्यास के आधार पे। किसके आधार पे? सागरीय अभिविन्यास के आधार पे हमारे अपवाह तंत्र के प्रकार देखें। तो ये वर्गीकरण इस बात पे आधारित होता है कि नदियां अंततः किस सागर या महासागर में जाके गिरती है। तो हमारे सागरीय अभिविन्यास के आधार पे जो अपवाह तंत्र है, ये किस बात पे आधारित होता है कि नदियां अंततः किस सागर या महासागर में जाके गिरती है। भारत की बात करें तो भारत में इसके आधार पर अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा जाता है। एक प्रकार आता है हमारा कौन सा? बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र का। बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र की बात करें तो ये 77% है।
क्या इसका कितना प्रतिशत है? 77% हमारी जो नदियाँ ये जल अपवाह की बात करें, तो हमारे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। दूसरा होता है हमारा अरब सागर अपवाह तंत्र की, तो हमारा 18% नदियाँ क्या हमारे बंग अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा बनाती हैं। और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र की बात करें, मतलब जो नदियाँ किसी भी सागर में जाके नहीं मिलती है, मतलब ना तो अरब सागर में, ना ही बंगाल की खाड़ी में, दोनों सागरों में जाके नहीं मिलती है, और ऐसी कितनी है हमारी 5% है। तो तीनों की बात आप याद रखेंगे, तीनों अपवाह तंत्र की। तो कुल अपवाह तंत्र में बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा 77%, अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा 18% और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का हिस्सा 5% है। जैसे हम बंगाल खाड़ी अपवाह तंत्र की बात करें, तो ये भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्रों में से एक है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी जो बड़ी नदियां शामिल होती है। और ये नदी क्या पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये सारी नदियां क्या पूर्व की तरफ बहते हुए कहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दूसरा आता है हमारे कौन सा अरब सागर उपमहाद्वीप तंत्र है। तो इसमें हमारे सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती और माही जैसी नदियां शामिल होती है। कौन कौन सी? सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती और माही जैसी नदियां शामिल होती है, जो पश्चिमी ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ? पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ? अरब सागर में जाके गिरती है। तीसरा आता है कौन सा हमारे अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र। कौन सा? अंतर स्थलीय अपवाह तंत्र की बात करें तो इस प्रकार के तंत्र में नदियां किसी सागर में जाके नहीं गिरती है। नदियां क्या किसी सागर में जाके नहीं गिरती है, बल्कि आंतरिक झीलों, खारे पानी के दलदलों में विलीन हो जाती है। कहाँ खारे पानी के दलदलों में विलीन हो जाती है, या फिर शुष्क क्षेत्रों में जाके सूख जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुछ छोटी नदियां इसका उदाहरण है, जैसे हमारी लूनी नदी कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। दूसरा देखेंगे उद्गम के आधार पे। उद्गम के आधार पे देखें तो यह वर्गीकरण नदियों के उद्गम स्थल पे आधारित है। किस पे आधारित है? नदियों के उद्गम स्थल पे आधारित है। भारत में उद्गम के आधार पे अपवाह तंत्र को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक होता हमारा कौन सा? हिमालय अपवाह तंत्र। दूसरा होता है हमारा कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। पहला हमारा कौन सा? हिमालय अपवाह तंत्र। तो दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र की बात करें तो नदियां हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। तो दूसरा हमारा कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो ये नदी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पठारी और पहाड़ी भागों से निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे हिमालय अपवाह तंत्र और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इन दोनों में अंतर। तो हम हिमालय अपतंत्र और प्रायद्वीपीय अपतंत्र में अंतर देखेंगे। तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां भारत की दो प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, जिनकी उत्पत्ति, प्रकृति और भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर उनमें बहुत सारे अंतर है। परीक्षा में कई बार ये अंतर सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमालय अपतंत्र और प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या अंतर है? पहला अंतर आता है हिमालय से जो उद्गमित और उसकी सहायक नदियां इसमें शामिल होती है। हिमालय अपतंत्र में कौन सी नदियां शामिल होती है? हिमालय से उद्गमित और उसकी सहायक नदियां, जैसे हमारे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हमारे इसके अंदर शामिल होती हैं। दूसरे प्रायद्वीपीय अपतंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित और उनकी सहायक नदियां इसके अंदर शामिल होती है। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत से उद्गमित और उनकी सहायक नदियां इसमें शामिल होती है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये नदियां इसके अंदर शामिल होती है। बात करें हिमालय उपतंत्र की, तो हिमालय उपतंत्र में हमारे जो नदियां होती है ये कैसी होती है? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती और नदियां होती है। कैसी? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियां होती है। जबकि प्रायद्वीपीय हमारे नदी तंत्र है, उसमें हमारी नदियां कैसी होती है? अनुवर्ती और अध्यारोपित नदियां होती है। कैसी? अनुवर्ती और अध्यारोपित नदियां होती है। बात करें तीसरे अंतर की, तो हमारे जो हिमालय अपतंत्र है, तो हिमालय अपतंत्र में जो नदियां होती है ये सदाबहानी नदियां हैं, और साथ ही साथ हमारे हिमनदों और वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती है। हिमनदों से भी प्राप्त करती है, साथ ही साथ वर्षा से भी जल प्राप्त करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की नदी तंत्र की बात करें तो ये मौसमी नदियां होती हैं, जो केवल क्या वर्षा जल से वर्षा से जल प्राप्त करती है। किससे? वर्षा से जल प्राप्त करती है। तो हमने प्रायद्वीपीय और हिमालय अपतंत्र जो है दोनों में अंतर देख रहे हैं। जो हिमालय अपतंत्र की नदियां हैं, ये नदियां कैसी है? लंबी नदियां होती है। कैसी नदियां होती है? ये नदियां लंबी होती है। और प्रायद्वीपीय अपतंत्र की बात करें तो इसकी नदियां छोटी होती है। आप इसे याद रखें, ये नदियां छोटी होती है। किसके मुकाबले? हिमालय अपतंत्र के मुकाबले। बात करें हिमालय अपतंत्र की, तो नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों से या नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों से बहने के कारण ये कैसी है? युवावस्था में होती है। कैसी होती है? युवावस्था में। जबकि हमारे प्रायद्वीपीय अपतंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से बहने के कारण ये नदी हमारे वृद्धावस्था में। कैसी है? वृद्धावस्था में है ये नदियां। बात करें हमारे जो हिमालय उपतंत्र की, तो इनकी नदियां अपर्दन क्षमता अधिक होती है। इनकी नदियों की अपर्दन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि युवावस्था में। दूसरी बात करें तो जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी निक्षेपण क्षमता ज्यादा होती है, जबकि हमारे हिमालय उपतंत्र की नदियों की अपर्दन क्षमता ज्यादा होती है। हिमालय उपतंत्र की बात करें
देश की नदियाँ वी आकार की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, शिप्रिकाएँ, हमारे जलप्रपात इनका निर्माण करती है। तो हमारी नदियाँ क्या करती है? वी आकार की घाटियाँ, गॉर्ज, कैनियन, शिप्रिकाएँ और जलप्रपातों का निर्माण करती है। जबकि हमारी क्या प्रायद्वीपीय नदी अपवा तंत्र की बात करें, तो ये चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। क्या करती है? चौड़ी घाटियों का निर्माण करती है। तो हिमालय अपवा तंत्र है, तो हिमालय अपवा तंत्र में नदियों में अवसादों की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या अवसादों की मात्रा ज़्यादा होती है? इस वजह से बड़े-बड़े मैदानों का निर्माण करती है। जबकि हमारे प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है, उसमें नदियों में अवसादों की मात्रा कम होती है, इस कारण ये मैदानों का निर्माण करती है, लेकिन सीमित मैदानों का निर्माण करती है। कैसे? सीमित मैदानों का निर्माण करती है। बात करें अपवा तंत्र की कौन से हिमालय अपवा तंत्र की बात करें, तो हिमालय अपवा तंत्र का तल हमारे जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है? जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। जबकि हमारे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की बात करें, तो अपवा का तल क्या है? कठोर चट्टानों से निर्मित है। कैसा है? कठोर चट्टानों से निर्मित है। हिमालय अपवा तंत्र की बात करें, तो इस मैदानी क्षेत्र में बहते समय नदियाँ क्या है? विसर्पण और या फिर विसर्पाकार आकार में चलती है। कैसे? विसर्पण या फिर विसर्पाकार आकार में चलती है नदियाँ मैदानी आकार में, मैदानी क्षेत्र में बहते समय। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है, उसमें हम देखें तो केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण या विसर्पाकार आकार में चलती है। जबकि हमारे जो हिमालय अपवा तंत्र रहता है, हिमालय अपवा तंत्र में ये मैदानी क्षेत्र में ही ऐसा बहती है। तो बात करें हिमालय अपवा तंत्र की, तो हिमालय अपवा तंत्र में विस्तृत मैदानों से बहते समय नौकायन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। किसके लिए? नौकायन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। बात करें हमारे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की, तो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में डेल्टा क्षेत्र में हमारे नौकायन उपयोगी है। वैसे नहीं है, बल्कि हमारे क्या डेल्टा क्षेत्र में नौकायन के लिए उपयोगी है। प्रायद्वीपीय अपतंत्र में क्या जल की सीमित मात्रा होती है, जबकि हमारे क्या हिमालय अपतंत्र में जल की मात्रा अधिक होती है। तो जल की मात्रा अधिक और गहरी घाटियों में बहने के कारण इनकी जल विद्युत क्षमता अधिक होती है। इनकी क्या होती है? जल विद्युत क्षमता अधिक होती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें, तो इनकी की मात्रा सीमित होती है इनके अंदर और कम गहरी घाटियों में बहती है। इस कारण इनकी जल विद्युत क्षमता भी कमी होती है। हिमालय अपतंत्र की बात करें, तो हिमालय अपतंत्र का बेसिन बड़ा होता है। कैसा होता है? इनका बेसिन बड़ा होता है, परंतु कम संख्या में नदियां सागर में गिरती है। इनका अपातंत्र बड़ा होता है, लेकिन मुख्य नदी इतनी बड़ी होती है कि वह संख्या में कम हो जाती है। जबकि हम देखें तो प्रायद्वीपीय अपातंत्र की इनका बेसिन छोटा होता है, परंतु अधिक संख्या में नदियां सागर में गिरती है। तो हमने दोनों के अंतर अंतर देख लिया, एक तो हिमालय अपतंत्र की और एक प्रायद्वीपीय अपतंत्र, दोनों में हमने अंतर देख लिए। अब हम देखेंगे भारत की जो प्रमुख नदियां उनके बारे में डिटेल से देखना शुरू करते हैं। तो भारत की नदियां देश के जीवन का आधार है, आप इसे याद रखेंगे। भारत की जो नदियां हैं ये देश के जीवन का आधार है, जो हमारे हिमालय की ऊंचाइयों से लेके प्रायद्वीपीय पठारों तक फैली हुई है। और इन नदियों को मुख्य रूप से उनके उद्गम और विशेषताओं के आधार पे, किसके आधार पे? उनके उद्गम और विशेषताओं के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन सी? हिमालय नदियां और हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले हम किन के बारे में पढ़ेंगे? हिमालयी अपतंत्र के बारे में। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कैसी होती है? बारहमासी होती है, मतलब 12 महीने इनके अंदर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वर्षा का जल तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हमारे पिघली हुई बर्फ से भी पानी मिलता है। और ये नदी क्या अपनी लंबी धाराओं, तीव्र अपरदन क्षमता और विशाल मैदानों के निर्माण के लिए जानी जाती है। आप इसे याद रखेंगे, ये नदियाँ क्या अपनी लंबी लंबी धाराओं, तीव्र अपरदन क्षमता और विशाल मैदानों के निर्माण के लिए जानी जाती है। तो पहली नदी आती है हमारी कौन सी? हिमालय उपतंत्र की सिंधु नदी, जैसे हम कहते हैं सिंधु नदी अपतंत्र भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में से इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम भी कह सकते हैं। तो सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, उनमें से एक है कौन सी? सिंधु नदी, जो हमारे तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होके बहती है। कहाँ से? तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होके बहती है। चित्र में भी आप जो ब्लैक लाइन है ये हमारी सिंधु नदी है, इसके बारे में देख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई हमारी 2880 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1114, कितनी? 1114 किलोमीटर भारत में बहती है। जबकि टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर की। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है, और भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसके उद्गम की, जो हमारी सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में, कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू के पास में एक हिमनद से हमारी जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है। आप इसे याद रखेंगे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में, क्या तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखरचू नाम की एक जगह है, तो वहां से जो एक हिमनद है, वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। संगम की बात करें कहाँ जाके किससे मिलती है? तो कराची पाकिस्तान के पास में डेल्टा बनाते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है। आप इसे याद रखेंगे।
कराची पाकिस्तान के पास में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में जाके ये गिरती है। बात करें हमारे सिंधु नदी का अन्य नामों की, तो तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से जाना जाता है। क्या? तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान या फिर शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो चित्र के बारे में इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसका उद्गम क्या है? मानसरोवर झील के पास से होता है। भारत की बात करें तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये दमचोक नामक जगह है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है सिंधु नदी और इसके पास में हमारा लेह स्थित है। बात करें चिल्हास की, तो चिल्हास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी और मिठानकोट की बात करें तो मिठानकोट में हमारे क्या जो पंचनद है। कौन-सी? पंचनद है, जिसमें हमारे पंचनद है, मुख्य नदी कौन-सी है? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी हमारे आकर मिठानकोट में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है और ये लास्ट में क्या है? हमारे अरब सागर में जाके मिल जाती है। हम इसको देख सकते हैं। ये कौन-सा हमारे सिंधु उपवा तंत्र है, जिसकी कुल जलग्रहण क्षमता हमारी 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की बात करें तो भारत में जलग्रहण क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर और भारत में लंबाई की बात करें तो 11 से 14 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। तो चित्र में हमने सिंधु नदी के बारे में देख लिया। अब इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। बात करें अफ़वाह क्षेत्र की, तो भारत में कौन-कौन से क्षेत्रों में इसका अफ़वाह क्षेत्र है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के अंदर हमारे क्या है? इसका अफ़वाह क्षेत्र है। बात करें सिंधु नदी की विशेषताओं की, सिंधु नदी की विशेषताओं की बात करें तो भारत में दमचोक नामक जगह है, वहां से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी जगह? भारत में दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में है। कहाँ पे? लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में हमारे इसका बहाव क्षेत्र है। बात करें लेह लद्दाख, सिंधु नदी के किनारे ही स्थित शहर है। सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा? लेह लद्दाख, आप इसे याद रखेंगे। नंगा पर्वत के पास जो बुंजी गोर्ज है उसका निर्माण करती है। ये हमारे क्या सिंधु नदी बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पे? नंगा पर्वत के पास में। चिल्हास नामक एक जगह है, वहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के अटक में क्या पाकिस्तान के अटक से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। आप इसे याद रखेंगे। हमने जो मराठों का एक लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि अटक से कटक तक, अटक कहाँ हमारे पाकिस्तान में, वहां से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है सिंधु नदी। तो हमारे मिठानकोट की बात करें तो मिठानकोट के पास में ये पंचनद का हिंदू सिंधु नदी में संगम हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे। एक बार यूपीएससी के अंदर आया हुआ सवाल था कि मिठानकोट नामक जगह पे जो सिंधु नदी में पंचनद की कौन सी नदी आके मिलती है, तो आपका जवाब होना चाहिए चिनाब नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? चिनाब नदी आके मिलती है। कहाँ? मिठानकोट में। अब हम देखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। सिंधु नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ? तो दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, कोमल, संगर, खुर्रम, तोची, टोची, विभोआ, शिगार। ये हमारी दाईं ओर की सहायक नदियाँ। एक बार वापस नाम बता दें। श्योक, हुंजा, गिलगित, काबुल, स्वात, कोमल, संगर, खुर्रम, तोची, जिसको टोची भी कह सकते हैं, विभोआ, शिगार। ये हमारी दाईं ओर की सहायक नदियाँ। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें, ये हमारी कौन-सी है? पंचनद के साथ में। तो पंचनद तो है ही है। फिर बात करें जास्कर, सुरु, द्रास और पंचनद में हमारे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये हमारी बाईं ओर की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी? जास्कर, सुरु, सुरु को हम द्रास भी कह सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। चित्र में आप हमारी जो सहायक नदी के बारे में देख सकते हैं, ये हमारी मुख्य नदी है और बाकी ये सहायक नदी है, जैसे हमारे सतलज है, ये व्यास है, ये रावी है, ये चिनाब है, ये झेलम है। ये हमारी नदियाँ हैं। जैसे हमारी ये गिलगित है, ये खुंदर है, ये हमारी इंडस है, इंडस जो नदी है, ये स्वात नदी है, ये श्योक नदी है। तो इस तरह हमारी सहायक नदी के बारे में देख सकते हैं चित्र को। अब हम देखेंगे आगे। हम आगे देखेंगे जो पंचनद है, तो पंचनद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंचनद में कौन-कौन सी नदियाँ शामिल है? तो पंचनद में हमारे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। कौन-कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियाँ शामिल होती है पंचनद में। तो पंचनद का क्रम की बात करें, लंबाई के अनुसार देखें, तो बढ़ते क्रम में बढ़ते से घटते क्रम में देखें, तो सबसे लंबी नदी कौन-सी है? सबसे छोटी नदी कौन-सी है? सबसे लंबी नदी हमारी सतलज नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर झेलम नदी और फिर व्यास नदी। तो ऐसे यदि ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, तो हमारे कौन-कौन सा क्रम आता है? सबसे बड़ी नदी कौन-सी है पाँचों में? सतलज, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर झेलम, फिर व्यास। ये 5 नदी हैं। एक-एक करके नदियों के बारे में देखते हैं। पहली नदी आती है कौन-सी हमारी? सतलज नदी। कौन-सी नदी आती है? सतलज नदी, जिसे सतलुज नदी भी कह सकते हैं। तो सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है, जो भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन-सी? सतलज नदी। चित्र में आप सतलज नदी देख सकते हो। ये सतलज नदी है, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, ये सतलज नदी है। जो हमारे कहाँ से शुरू होती है? राक्षस ताल से शुरू होती है। आप इसे याद रखेंगे।
लंबाई की बात करें तो ये 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका दूसरा नाम क्या है? शतुद्री है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसके उद्गम की तो तिब्बत में राक्षस ताल नामक जगह से, कहाँ से? राक्षस ताल नामक जगह से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो पाकिस्तान के उच्च शरीफ या पाकिस्तान के उच्च शरीफ नामक जगह पे ये हमारी चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में उच्च शरीफ नामक एक जगह है, वहां पे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी? हमारी सतलुज नदी। बात करें इसके प्राचीन नाम की तो इससे पहले शतुद्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शतुद्री के नाम से जाना जाता था। लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये हमारी नदी शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये हमारे क्या? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। साथ ही साथ ये कि हमारे क्या एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती नदी है, जो हमारे हिमालय के उत्थान से पहले ही बह रही है। क्या हमारे जब हिमालय का उत्थान हुआ था, हिमालय हुआ था, उससे पहले से बह रही है हमारी कौन सी? सतलज नदी। अन्य नाम की बात करें तो तिब्बत में से किस नाम से जानते हैं? लोंगचेन खंबाब। क्या? लोंगचेन खंबाब नाम से जाना जाता है। कहाँ? तिब्बत में। बात करें इसके किनारे कौन से शहर बसा हुआ है तो इसमें हमारा लुधियाना और फिरोजपुर। कौन कौन से शहर है? लुधियाना और फिरोजपुर नामक शहर इसके किनारे बसे हुए। बात करें सतलज नदी पर कौन सी परियोजनाएं चल रही है तो सतलज नदी पे चल रही परियोजनाओं की बात करें तो परियोजना में आती है एक परियोजना हमारी नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी परियोजना भाखड़ा परियोजना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। तीसरी परियोजना आती है हमारी नांगल परियोजना, ये हमारे पंजाब में है। और चौथी परियोजना आती है हमारी गोविंद सागर जलाशय। तो गोविंद सागर जलाशय की बात करें तो भाखड़ा परियोजना पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है हमारा गोविंद सागर जलाशय, जो क्या है? कृत्रिम झील है। अगली नदी के बारे में बात करेंगे। अगली नदी आती है कौन सी? हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? चिनाब नदी। बात करें इसके प्राचीन नाम की तो इसे प्राचीन समय में हमारे अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। कई बार परीक्षा में इनके जो प्राचीन नाम है इनके नाम से इसके मिलान के लिए प्रश्न आ जाते हैं। तो बात करें हमारे कौन सी? चिनाब नदी की। इसकी लंबाई हमारी 1180 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? हमारी 1180 किलोमीटर है। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है हमारे बारालाचला दर्रे के पास में। कहाँ? बारालाचला दर्रे के पास में। हिमाचल प्रदेश के केलोंग जो तांगड़ी तांडी नामक जगह है, केलोंग तांडी नामक जगह है, वहां पे चंद्र और भागा दो धाराएं हैं। कौन कौन सी? चंद्र और भागा दो धाराएं हैं। उन धाराओं के मिलने से क्या? उन धाराओं के मिलने से हमारे जो चिनाब नदी का निर्माण होता है। चंद्रधारा 12 शीघ्र हिमनद से जल प्राप्त करती है। जो चंद्रधारा है ये हमारे 12 शीघ्र हिमनद से जल प्राप्त करती है। तो चित्र में हम चंद्र और भागा दो जलधाराएं हैं, उन दोनों को मिला करके हमारे चिनाब नदी का निर्माण होता है, जो मिठानकोट में जाके किससे? इस सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। हम देखेंगे चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी की लंबाई कितनी? 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्राचीन नाम क्या है इसका? अस्किनी नदी इसका प्राचीन नाम है। आप इसे याद रखेंगे। प्राचीन नाम इसका क्या है? अस्किनी नदी। और इसकी लंबाई कितनी? 1180 किलोमीटर। संगम की बात करें तो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पे सिंधु नदी में जाके ये मिल जाती है। चिनाब नदी कहाँ कब किससे मिल जाती है? तो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक जगह पे जाके सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब नदी। बात करें चिनाब नदी की प्रमुख सहायक नदी की तो चिनाब नदी की सहायक नदी की बात करें तो मरुसुदर नदी और हमारी तवी नदी, दो नदियां हमारी मरुसुदर नदी और तवी नदी है। ये दो नदियां हमारी चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करें चिनाब नदी पे चल रही परियोजनाओं के बारे में बात करें तो कौन कौन सी परियोजनाएं चिनाब नदी पे चल रही है। एक परियोजना हमारी कौन सी? दुलस्ती परियोजना है। दूसरी हमारी सलाल परियोजना। तीसरी हमारी बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? जम्मू कश्मीर में चल रही है बगलिहार परियोजना। चौथी हमारी पक्कल दुम परियोजना है, जो चिनाब नदी की सहायक जो मसूरदी नदी है, क्या है? मरुसुदर नदी है, उस नदी पे चल रही है पक्कल दुम परियोजना। और पांचवी हमारी परियोजना चल रही है चन्नानी परियोजना। चन्नानी परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी की सहायक नदी जो तवी नदी है उस पे चल रही है हमारी कौन सी? चन्नानी परियोजना। तो हमने देखा चिनाब नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। एक तो हमारी दुलहस्ती परियोजना है, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, पक्कल दुम परियोजना और चन्नानी परियोजना। ये 5 परियोजनाएं हमारी चिनाब नदी पे चल रही है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? रावी नदी। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था, या फिर इसे इरावती नदी भी कह सकते हैं। तो पुरुषनी या फिर इरावती नदी इसका प्राचीन नाम है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रावी नदी की उद्गम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग नामक दर्रे के पास, क्या? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में बारह भंगल गांव से हमारे इसका उद्गम होता है। कहाँ से? बारह भंगल गांव से इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास में।
संगम की बात करें तो पाकिस्तान के सराय सिंधु नामक स्थान पे चेनाब नदी में जाके इसका संगम होता है। पाकिस्तान के कहा सराय सिंधु नामक एक जगह है, वहाँ पे चेनाब नदी में इसका संगम हो जाता है। चित्र में भी आप देख सकते हो हमारे ब्यास नदी के बारे में, ब्यास क्या रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी की लंबाई कितनी 725 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम परुष्णी, ये इरावती नदी है। आप इसे याद रखें, कौन सी नदी है? रावी नदी, जिसका संगम कहाँ हो जाता है? सराय सिंधु नामक जगह पे पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। बात करें इस नदी की विशेषताओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से चंबा घाटी में ये बहती है। कहाँ? चंबा घाटी में बहती है हिमाचल प्रदेश के। और सिंधु नदी की सहायक नदी है, भारत पाकिस्तान सीमा पे बहती है। कहाँ? भारत पाकिस्तान सीमा पे ये बहती है। और इसके किनारे हमारे लाहौर शहर बसा हुआ है। हमारे रावी नदी के किनारे पे क्या है? लाहौर शहर बसा हुआ है। बात करें रावी नदी पर चल रही परियोजनाओं के बारे में, रावी नदी पे कौन सी परियोजनाएं चल रही है? एक परियोजना हमारी कौन सी? चमेरा परियोजना है। ये हमारे क्या हिमाचल प्रदेश में चल रही है। ये चमेरा परियोजना कहाँ? हिमाचल प्रदेश में चल रही है। दूसरी परियोजना आती है हमारे कौन सी? रंजीत सागर परियोजना। क्या रंजीत सागर परियोजना, जिसे थीन परियोजना भी कहते हैं, ये हमारे क्या पंजाब में चल रही है। रंजीत सागर परियोजना या थीन परियोजना हमारे कहाँ? पंजाब में चल रही है। तीसरी परियोजना आती है हमारे कौन सी? शाहपुर कंडी परियोजना। क्या शाहपुर कंडी परियोजना हमारे पंजाब में चल रही है। तो रावी नदी पे हमारे 3 परियोजनाएं चल रही है। कौन-कौन सी? एक तो चमेरा परियोजना, रंजीत सागर परियोजना जिसे हम थीन परियोजना भी कहते हैं, और एक है हमारी शाहपुर कंडी परियोजना जो हमारे कहाँ? पंजाब में है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी है। क्या? वितस्ता नदी इसका प्राचीन नाम है, जिसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम की बात करें झेलम नदी की तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है उसके वेरीनाग झरने से हमारे क्या झेलम नदी का उद्गम होता है। चित्र में आप देख सकते हो हमारे कहाँ? वेरीनाग झरने से। कहाँ से? वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। और बीच में इसके क्या वुलर झील है, आप इसे याद रखेंगे। और पंजाब के झंग जिले में क्या, जो झंग जिला है पंजाब का, जो पंजाब राज्य पाकिस्तान के अंदर है, उसके झंग जिले में ताकि ये हमारे किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। झेलम नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 725 किलोमीटर और इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। आप इसे याद रखिए, प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। संगम की बात करें वापस से तो पाकिस्तान में जंग नामक एक स्थान पे चिनाब नदी में जाके ये मिल जाती है। बात करें इस नदी की विशेषताओं की तो बहाव क्षेत्र पाकिस्तान और भारत की सीमा पे है। इसका क्या बहाव क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान और भारत की सीमा पे है। बात करें नदी की तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये हमारे क्या सिंधु नदी की सहायक नदी है। प्रमुख सहायक नदी की बात करें इसकी तो इसकी सहायक नदी में हमारे किशन गंगा नदी प्रमुख है, जिसे नीलम नदी भी कहते हैं। तो इसकी सहायक नदी में हमारे क्या किशन गंगा नदी है, जिसे नीलम नदी भी कहते हैं। बात करें झील की तो वूलर झील का निर्माण भी यही नदी करती है। ये नदी हमारी क्या वूलर झील का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो हमारे क्या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसके किनारे हमारे श्रीनगर बसा हुआ है। हमारे क्या इसके सिंध किनारे क्या हमारे श्रीनगर बसा हुआ किसके? झेलम नदी के किनारे। अब हम देखेंगे झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। झेलम नदी की परियोजनाओं की बात करें तो किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। कौन कौन सी? किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना इसके किनारे चल रही है। किसके? झेलम नदी के किनारे। अगली नदी आती है हमारे कौन सी? ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम विपाशा नदी है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा नदी है। जिसकी लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम की बात करें तो रोहतांग दर्रे के पास में। कहाँ से? रोहतांग दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। यह हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। नदी का नाम कौन सी है हमारी? नदी का नाम हमारी व्यास नदी। तो व्यास नदी की बात करें तो व्यास कुंड से, नाम में व्यास नदी है तो व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। और इसके पे हमारे क्या पौंग बांध बना हुआ है और हरी के बैराज भी इसी के पास स्थित है। लंबाई की बात करें 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्राचीन नाम क्या है? विपाशा नदी इसका प्राचीन नाम है। संगम की बात करें तो पंजाब के हरी के बैराज नामक स्थान पे। कहाँ? पंजाब के हरी के नामक स्थान पे सतलज नदी में इसका संगम होता है। विशेषताओं की बात करें जो हमारी व्यास नदी है तो व्यास नदी की विशेषताओं की बात करें तो पंजाब के हरिके से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस नदी में हमारे क्या है? हरिके नामक स्थान से हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और पश्चिम वो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में बहती है। ये हमारे कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में ये बहती है और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। बात करें व्यास नदी की तो व्यास नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। एक परियोजना हमारी कौन सी? पोंग परियोजना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पंडोह परियोजना की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। महाना सागर जलाशय की बात करें, महाराणा प्रताप सागर जलाशय की बात करें तो पोंग परियोजना पर हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पे बना हुआ है क्या? महाराणा प्रताप सागर जलाशय। तो पोंग परियोजना है, उस परियोजना में एक जलाशय मतलब तालाब का निर्माण किया गया है। वो हमारा कौन सा? महाराणा प्रताप सागर जलाशय।
ये तो हमने सिंधु नदी का के बारे में और उसकी सहायक नदी के बारे में देखा। अब देखेंगे हम दूसरी नदी आती है कौन-सी हमारी? गंगा अफवाह तंत्र। गंगा अफवाह तंत्र की बात करें तो गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र नदी तंत्र है। तो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को सिंचित करता है और लाखों लोगों की जीवन रेखा को बनाता है। कौन-सा? गंगा अफवाह तंत्र। बात करें इस अफ़वाह तंत्र की तो 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। गंगा नदी अफ़वाह तंत्र की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र है और भारत में जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भारत में जलग्रहण क्षेत्र है। आप सोचेंगे तो बाकी कहाँ गया? बाकी हमारा बांग्लादेश में है। आप इसे याद रखेंगे। लंबाई की बात करें तो भारत में कुल इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कुल जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 10.6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र है। भारत में जो कितना है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में है इसका जलग्रहण क्षेत्र। उद्गम की बात करें तो हमारे उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे कहाँ पे? उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों नदियों के संगम से इसका उद्गम होता है। तो दो नदियां कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों नदियां आपस में मिलती है और हमारे क्या गंगा उपतंत्र की शुरुआत करती है। बात करें इस अपतंत्र की विशेषताओं की, इस अपतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है ये। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत के सबसे बड़े अपतंत्र का निर्माण करती है। भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी? भिलांगना नदी। क्या? भागीरथी नदी और उसकी सहायक भिलांगना नदी के संगम पे हमारे टिहरी बांध बना हुआ है। क्या है? टिहरी बांध बना हुआ है जो हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध कहाँ है? क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। आप याद रखेंगे हरिद्वार में जाके गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्रों में जाके प्रवेश करती है। बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी की वितरिकाओं की तो हुगली नदी गंगा नदी की एक प्रमुख वितरिका है। मतलब हुगली नदी में पानी कहाँ से आता है? गंगा नदी से आता है जो गंगा से अलग होकर समुद्र में गिरता है। किसमें? हुगली नदी में। आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ? तो दाईं ओर की सहायक नदियाँ और बाईं ओर की सहायक नदियाँ। तो 2 ओर की सहायक नदियाँ होती है। दाएँ-बाएँ का पता कैसे चलता है? जिस ओर नदी प्रवाहित होती है, उस ओर से ये देखा जाता है। तो दाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो हमारी यमुना नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये हमारे दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब हमारी क्या बाईं ओर की सहायक नदियाँ गंगा नदी की। अब हम इन नदियों के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे किसके बारे में? पंचप्रयाग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कई बार परीक्षाओं में पंचप्रयाग के बारे में भी पूछा जाता है। तो पंचप्रयाग की बात करें तो उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पे क्या उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित 5 प्रयागों को सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहते हैं। और यहाँ विभिन्न नदियां अलकनंदा से जाके मिलती है। जहाँ पे क्या अलग-अलग नदियां किससे? अलकनंदा नदी से जाके मिलती है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे कौन-कौन से प्रयाग है? 5 प्रयाग। पहला प्रयाग आता है हमारा कौन-सा? देवप्रयाग जिसमें हमारे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ये देवप्रयाग है, इसमें हमारे कौन-कौन सी नदियाँ हैं? एक तो हमारी भागीरथी नदी है और एक हमारी कौन-सी? अलकनंदा नदी है। ये दोनों नदियाँ आके मिलती है जो हमारे क्या बनता है? देवप्रयाग बनता है। दूसरा प्रयाग हमारा कौन-सा? नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में हमारे क्या अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी कौन-कौन सी? अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जो दोनों को दोनों नदियाँ मिलती है, जो हमारा क्या बनाता है? नंदप्रयाग बनाता है। ये हमारे नंदप्रयाग है जिसमें नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों नदियाँ मिलती है। तीसरा हमारा क्या होता है? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में हमारा अलकनंदा नदी और पिंडर नदी कौन-कौन सी? अलकनंदा नदी और पिंडर नदी आपस में मिलती है, जिससे हमारा क्या बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। आप इसे याद रखेंगे। तो कर्णप्रयाग की बात करें, कौन-कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी और पिंडर नदी। चौथा हमारा रुद्रप्रयाग आता है, जिसमें अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आकर मिलती है, उसे हम कहते हैं जो हमारे रुद्रप्रयाग। और पांचवा प्रयाग आता है जिसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। पांचवा प्रयाग कौन सा? हमारे विष्णु प्रयाग है। तो बात करें इसमें अलकनंदा नदी और धौलीगंगा नदी ये दोनों नदियां आके मिलती है। तो इस तरह हमारे क्या अलकनंदा नदी पर 5 प्रयोग प्रयाग है जो जिनको सामूहिक रूप से पंचप्रयाग कहते हैं। आप इसे याद रखें कौन कौन से? देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग है। बात करें हमारे गंगा नदी की सहायक दाईं ओर की सहायक नदियों के बारे में देखें तो कौन-कौन सी नदियाँ? यमुना नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी। इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। पहली नदी आती है हमारे कौन सी? यमुना नदी। तो गंगा की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी के उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड की बंदरपुर चोटी पर कहाँ से? उत्तराखंड की बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से किससे?
यमुनोत्री हिमनद से हमारे इसका उद्गम होता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से, उत्तराखंड की बंदरपुर चोटी पे। बात करें संगम की, तो प्रयागराज में जाके गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। कहाँ? प्रयागराज में जाके गंगा नदी से इसका संगम हो जाता है। यमुना नदी की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। कितनी? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी की विशेषता की बात करें, तो गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। क्या? गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी। किनारे स्थित शहरों की बात करें, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये हमारे क्या यमुना नदी के किनारे सहारे शहर है। बात करें यमुना नदी की, तो ये एक प्रदूषित नदी है, मतलब पॉल्यूटेड रिवर है, और इसे जैविक दृष्टि से मृत नदी, मतलब बायोलॉजिकली डेड रिवर भी कहा जाता है, खासकर इसके निचले प्रवाह में होने के कारण। ये क्या हमारे जैविक दृष्टि से मृत नदी है, मतलब इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। फिर यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें, तो यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो दाईं ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, तो दाईं ओर की सहायक नदियां कौन कौन सी है? टॉन्स नदी, गिरि नदी, चंबल नदी, सिंधु नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये हमारी क्या दाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें, तो हिंडन नदी, रिंद नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी। कौन कौन सी? हिंडन नदी, रिंद नदी, सेंगर नदी और वरुणा नदी, ये हमारी बाईं ओर की सहायक नदी है। अब बात करेंगे हम यमुना नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। यमुना नदी पे चलने वाली परियोजनाओं की बात करें, तो एक परियोजना हमारी कौन सी? किसाऊ परियोजना है। कौन सी परियोजना? किसाऊ परियोजना। ये यमुना नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी पे चल रही है। दूसरी आती है हमारी कौन सी? रेणुका जी परियोजना, ये यमुना नदी की सहायक नदी जो गिरि नदी है उस पे चल रही है। और तीसरी परियोजना हमारी कौन सी? लखवार परियोजना है, ये हमारी सीधी यमुना नदी पे चल रही है। तो तीन परियोजनाएं हैं हमारी, कौन कौन सी? किसाऊ परियोजना, रेणुका जी परियोजना और लखवार परियोजना। अब हम बात करेंगे दूसरी सहायक नदी की, वो हमारी कौन सी? सोन नदी। सोन नदी की बात करें, तो गंगा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी है। क्या दक्षिणी सहायक नदी है गंगा नदी की? कौन सी? सोन नदी। उद्गम की बात करें, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें, तो पटना के पास में सोनपुर नामक जगह पे, पटना के पास पे हमारे सोनपुर नामक जगह पे गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार देखें, तो पटना के पास आरा नामक एक जगह है, वहां पे सोन नदी क्या गंगा नदी में जाके मिल जाती है। सोन नदी की विशेषताओं की बात करें, तो गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है सोन नदी, और इसमें हमारे सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं सोने के, किसमें? सोन नदी में। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें, तो एक नदी आती है हमारे कौन सी? रिहंद नदी, और दूसरी आती है हमारी कौन सी? उत्तरी कोयल नदी। कौन कौन सी? रिहंद नदी और उत्तरी कोयल नदी, ये दो नदी हमारी क्या सोन नदी की सहायक नदियां हैं। बात करें इसके हमारे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, जलाशय का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय की बात करें, तो इसे हमारे गोविंद वल्लभ पंत झील भी कहते हैं। और सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद नदी, क्या सहायक नदी है रिहंद नदी, वहां पे हमारे एक रिहंद बांध बनाया गया है। तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, तो उसमें हमारे रिहंद बांध बनाया गया है, और ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। झील का नाम क्या है? हमारे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। जो ये जलाशय का दोनों की सीमाओं पे है, किन किन के? हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के सीमाओं पे है। बात करें इसकी बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, ये तो हमने क्या दाईं ओर की सहायक नदी के बारे में बात कर ली गंगा नदी के। अब बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में बात करें, तो कौन कौन सी है? रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंगा नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, ये नदी हमारी क्या बाईं ओर की सहायक नदी है। बात करें इनके बारे में एक एक करके देखें, तो पहली नदी आती है कौन सी हमारी? रामगंगा नदी। पहली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। तो बात करें इसके उद्गम की, तो उद्गम की बात करें, तो उत्तराखंड में गैरसन नामक जगह पे, उत्तराखंड में गैरसन नामक जगह के पास में गढ़वाल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? तो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं कहाँ पे? उत्तराखंड की गैरसन नामक जगह पे, वहां से इसका उद्गम होता है। और संगम की बात करें, तो कन्नौज के पास में गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। नदी का नाम है रामगंगा नदी। बात करें इसकी विशेषता की, तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है, ये हमारे क्या है? गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद नामक जगह पे ये मैदानों में आके प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद नामक स्थान पे हमारे एक मैदानों में आके प्रवेश करती है। और रोहिलखंड के मैदान की बात करें, तो ये वो मैदान है जहाँ रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद नामक स्थान पे प्रवेश करती है। कौन सा? रोहिलखंड के मैदान। फिर बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो रामगंगा नदी उत्तराखंड में स्थित जो हमारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे होके गुजरती है। जो हमारी रामगंगा नदी है किससे होके गुजरती है? उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरती है, आपसे याद रखिए। दूसरी नदी आती है कौन सी? गोमती नदी। गोमती नदी की बात करें, तो इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लखनऊ या फिर जौनपुर।
लखनऊ और जौनपुर हमारे 2 शहर हैं जो हमारे गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात करें इसकी तो ये अवध के मैदानों की प्रमुख नदी है। ये हमारे क्या अवध के मैदानों की प्रमुख नदी है कौन-सी? गोमती नदी। बात करें इसकी विशेषताओं की तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है कौन-सी? गोमती नदी। और ये मैदानी क्षेत्र से ही उद्गमित होती है। कहाँ से होती है? मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, जो गंगा की अन्य सहायक नदियों से अलग है। तो किससे अलग है? गंगा की अन्य सहायक नदियों से अलग है, जो पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। बाकी सहायक नदियाँ तो हमारे पर्वतों से निकलती है, लेकिन गोमती नदी क्या हमारे मैदानों से निकलती है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है घाघरा नदी। उद्गम की बात करें तो तिब्बत के मापचांचुगो क्या मापचांचुगो हिमनद से हमारे क्या है इसका उद्गम होता है। किसका? घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारे तिब्बत के मापचांचुगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। बात करें इसकी तो ये हमारे तिला क्या तिला स्ट्रीम और सेती स्ट्रीम और बेरी स्ट्रीम नामक 3 धाराओं से मिलके बनती है। हमारे तिला, सेती और बेरी कौन 3 धाराएँ कौन-कौन सी? तिला, सेती और बेरी ये 3 धाराएँ इनके मिलने से इसका निर्माण होता है। संगम की बात करें तो बिहार के छपरा नामक जगह पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किसमें? छपरा नामक जगह पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन-सी? घाघरा नदी। बात करें इसकी विशेषताओं की तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है। ये क्या है? हमारी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है घाघरा नदी। नेपाल में घाघरा नदी को कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है हमारे नेपाल में। और नेपाल में इस क्या है? शीशा पानी नामक गोर्ज का निर्माण करती है। ये क्या करती है? शीशा पानी नामक एक गोर्ज का निर्माण भी करती है। कहाँ पे? नेपाल में। बात करें घाघरा नदी की सहायक नदियों की। घाघरा नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक नदी आती है हमारी कौन-सी? शारदा नदी, दूसरी हमारी कौन-सी आती है? राप्ती नदी। एक तो हमारी कौन-सी घाघरा नदी की सहायक नदियाँ, एक तो शारदा नदी और एक राप्ती नदी। शारदा नदी की बात करें तो घाघरा की दाईं ओर की सहायक नदी है शारदा नदी। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर ये बहती है। ये कहाँ बहती है? उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे बहती है और इसे नेपाल में काली नदी या फिर चायक नदी भी कहते हैं। आप इसे याद रखिए चाउक या चायक नदी भी कहते हैं। कहाँ? नेपाल में। तो हमारे घाघरा नदी की जो सहायक नदी है शारदा नदी, तो शारदा नदी को नेपाल में काली नदी या फिर सहायक नदी भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदी कौन सी? सरयू नदी है, जिसके किनारे हमारे अयोध्या बसा हुआ है। तो हमारी इसकी सहायक नदी कौन सी है? शारदा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी, जिसके किनारे हमारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। फिर राप्ती नदी की बात करें तो घाघरा की बाईं ओर की सहायक नदी है राप्ती नदी और इसी किनारे हमारे क्या गोरखपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? गोरखपुर शहर बसा हुआ है। चौथी नदी आती है कौन सी हमारी? गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो नेपाल में काली गंडक और त्रिशूल गंडक, नेपाल में काली गंडक और त्रिशूल गंडक नामक 2 धाराओं के मिलने से हमारे गंडक नदी का निर्माण होता है। कौन सी 2 धाराएँ? एक हमारी काली गंडक है और एक त्रिशूल गंडक है। संगम की बात करें तो पटना के सोमपुर नामक स्थान पे या पटना के सोनपुर नामक स्थान पे गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। बात करें गंडक नदी की विशेषताओं की तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है कौन सी? गंडक नदी। कहाँ की? गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है हमारी गंडक नदी और बिहार के चंपारण के मैदानों में जाके प्रवेश करती है। तो बिहार के चंपारण के मैदान है वहां जाके ये प्रवेश करती है। किसमें? गंगा नदी में। कौन सी? गंडक नदी। फिर बात करें अगली नदी आती है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है तिब्बत से। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से। संगम की बात करते हैं बिहार के कटिहार में। कहाँ? बिहार के कटिहार में गंगा नदी से जाके इसका संगम हो जाता है। किसका? कोसी नदी का। कोसी नदी की विशेषताओं की बात करें तो गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी है कोसी नदी। गंगा नदी की कहाँ? बाईं ओर की सहायक नदी हमारी कोसी नदी है और ये हमारे क्या एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है? एंटीसीडेंट रिवर है, पूर्ववर्ती नदी है। और अपने साथ अधिक मात्रा में अवसाद मतलब सेडिमेंट्स लेके आती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे इसी की वजह से क्या हमारे बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहते हैं या इसी वजह से क्या कोसी नदी को हमारे क्या बिहार का शोक कहा जाता है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? सप्तकोशी नदी। कौन सी नदी है? सप्तकोशी नदी की बात करें तो नेपाल में कोसी नदी में 7 धाराएं की मिलती है। क्या? नेपाल में कोसी नदी में 7 धाराएं की मिलती है, जिसके कारण इसे सप्तकोशी नदी भी कहते हैं। और उसकी 7 धाराओं की बात करें तो कौन-कौन सी धाराएं? एक हमारा अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी। इस तरह हमारी 7 धाराएं हैं, ये आपस में मिलके हमारे क्या कोसी नदी में आके मिलती है, इसी वजह से इसे सप्तकोशी कहते हैं। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? महानंदा नदी। महानंदा नदी की बात करें तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। कहाँ? भारत बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो गंगा नदी की बाईं ओर की अंतिम सहायक नदी है हमारी महानंदा नदी, जो भारत में जाके मिलती है। आप इसे याद रखेंगे।
तो इस तरह से हमने दाईं और बाईं दोनों तरफ की नदियों के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे वितरिका के बारे में। तो गंगा नदी की वितरिका एक ही है, कौन-सी? हुगली नदी। तो हुगली नदी में पानी कहाँ से आता है? गंगा नदी से आता है। तो जिसका उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक जगह से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, जहाँ से गंगा नदी से ये अलग हो जाती है। बात करें हमारे हुगली नदी की विशेषताओं की, तो गंगा नदी की एक ही वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो हमारी हुगली नदी। मतलब ये मुख्य नदी से अलग होके बहती है। फरक्का बैराज की बात करें, तो हुगली नदी में अवसाद साफ करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है हमारा फरक्का बैराज। ये फरक्का बैराज किस लिए काम आता है? जो हमारे हुगली नदी में जो अवसाद जमा हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए काम में लिया जाता है फरक्का बैराज। बात करें इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसके किनारे हमारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसके तल में अवसाद जमा होने पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हुगली नदी में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है, इस वजह से, अवसाद जमा होने की वजह से। और इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी-कभी अपना रास्ता बदल लेती है। ये कभी-कभी क्या अपना रास्ता बदल लेती है, इसलिए इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हुगली नदी की सहायक नदियों की। क्या हुगली नदी की सहायक नदी की बात करें, वो कौन-कौन सी है? एक तो हमारी दामोदर नदी है, दूसरी मयूराक्षी नदी है। कौन-कौन सी नदी है? एक तो दामोदर नदी है, दूसरी मयूराक्षी नदी है। अब हम बात करेंगे हुगली नदी के किनारे कौन-कौन से बंदरगाह है। हुगली नदी के किनारे बंदरगाहों की बात करें, तो एक तुम्हारा कोलकाता बंदरगाह है, दूसरा हमारा हल्दिया बंदरगाह। कौन-कौन सा? कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह हमारे हुगली नदी के किनारे स्थित बंदरगाह है। दामोदर नदी की बात करें, जो हमारी हुगली नदी की सहायक नदी है, एक नदी कौन सी है? दामोदर नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। संगम की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाके इसका संगम हो जाता है। बात करें इसके प्रमुख सहायक नदी की, तो बराकर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी हमारी कौन सी? बराकर नदी है। तो दामोदर नदी की विशेषताओं की बात करें, तो हमारे क्या भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। भ्रंश घाटी में हमारे कोयले के भंडार भी मिलते हैं, तो भ्रंश घाटी में बहती है, साथ ही साथ क्या भ्रंश घाटी में कोयले के भंडार भी मिलते हैं। इस भ्रंश घाटी को हमारे भारत की रुर घाटी भी कहते हैं, रुर वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इससे हमारे बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसी वजह से हमारे क्या बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? सोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बात करें इसकी, तो ये अत्यंत प्रदूषित नदी है। ये हमारे क्या हाईली पॉल्यूटेड रिवर है, और जैविक रूप से मृत नदी के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब इसमें कोई भी जीव जंतु या जीव नहीं पाए जाते, मछली वछली नहीं पाई जाती, इसलिए इसे जैविक रूप से मृत नदी कहते हैं। और ये क्या हमारी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। ये क्या हमारी हुगली नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? दामोदर नदी। बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की, तो दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें, तो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये हमारी क्या भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये हमारी टेनेसी नदी परियोजना, जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका की है, उसके आधार पर चलाई गई है। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये हमारी क्या टेनेसी नदी परियोजना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, उसके आधार पर चलाई जा रही है। अब हम दामोदर नदी पे स्थित बांधों के बारे में बात करेंगे, अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत कौन-कौन से बांध बनाए गए, उनकी बात करेंगे। तो इसके तहत हमारे 4 बांधों का निर्माण किया गया था। एक तो हमारा कोनार बांध है, दूसरा मैथोन बांध है, तीसरा तिलैया बांध है, चौथा हमारा पचेत बांध है। हमारे क्या 5-4 बांध हमारे दामोदर नदी पे स्थित कौन-कौन से हैं, जो हमारे दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। एक तो हमारा कोनार बांध है, दूसरा मैथोन बांध है, तीसरा तिलैया बांध है, चौथा पंचेत बांध है। आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह हमने सिंधु नदी और गंगा नदी अपवा तंत्र के बारे में काफी डिटेल से देख लिया। अब देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र एशिया की एकमात्र प्रमुख नदी है। एकमात्र क्या? ब्रह्मपुत्र एशिया की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, जो हमारे तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, इन 3 जगह से होके बहती है। कहाँ-कहाँ से? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होके बहती है। बात करें इसके उद्गम की, तो तिब्बत की जो मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, हिमनद है, या फिर हमारा आंगसी हिमनद, वहां से हमारा इसका उद्गम होता है। कहाँ से? चेमा युंगपो युंगडुंग ग्लेशियर है या फिर आंगसी ग्लेशियर है, वहां से हमारे इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से बहती हुई, ये बांग्लादेश में क्या है? जमुना नदी के नाम से बहती हुई गंगा की मूल शाखा जो पद्मा है, उनके साथ मिलने पे इसे मेघना कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। और मेघना नदी के नाम से यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आप इसको याद कर सकते हो सादी बीजेपी में। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, कैसे? सादी बीजेपी में सा से क्या आता है? सांगपो। सा से क्या होता है? सांगपो। दी से आता है दिबांग। क्या? दी से आता है दिहांग,
बी से आता है ब्रह्मपुत्र, जे से आता है जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना। तो सादे बीजेपी में आप इसे याद रख सकते हो। जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, उनके नाम क्या-क्या होंगे? सबसे पहला नाम क्या होगा हमारे? सांगपो, सा से सांगपो, दी से दिहांग, बी से ब्रह्मपुत्र, जे से जमुना, पी से पद्मा, मे से मेघना। आप इसे याद रखेंगे सादी बीजेपी में। आप इससे याद रख सकते हो शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो ब्रह्मपुत्र के नाम है। हम आगे इसके देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है हमारी? 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जलग्रहण क्षेत्र की बात करें तो कुल इसका 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जलग्रहण क्षेत्र है। भारत में कितना? 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत के अंदर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताओं की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषताएं क्या है? तो नामचा बरवार नामक के पास में, किसके पास में? नामचा बरवा के पास में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हुए, किसके निर्माण करते हुए? दिहांग गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। क्या भारत में सर्वाधिक जल लाने वाली यही नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता भी इसी नदी की है। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आता है इसमें। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामों की बात करें, यारलुंग सांगपो नदी, तो तिब्बत में इसे क्या यारलुंग सांगपो नदी कहते हैं। तो हमारे सादी बीजेपी में ऐसे याद कर सकते हैं। सा से क्या आएगा हमारे? क्या? सांगपो नदी। कौन से? सा से आएगा सांगपो नदी। दी से आता दिहांग, क्या? दी से दिहांग, बी, जे, जे का मतलब होता है जमुना, तो पी आगे आएगा। तो यारलुंग सांगपो की बात करें, तिब्बत में इसका नाम यारलुंग सांगपो नदी है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। क्या दिहांग नदी कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। असम में इसे क्या? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जमुना नदी की बात करें तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम जमुना नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या है? जमुना नदी है। पद्मा नदी कहाँ कहा जाता है? गंगा नदी से मिलने के बाद इसे पद्मा नदी कहा जाता है। क्या? पद्मा नदी कहाँ कहा जाता है? गंगा नदी से मिलने के बाद। और मेघना नदी की बात करें तो मेघना नदी मिलने के बाद जो बराक नदी की एक धारा है, उस नदी के मिलने के बाद यह मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। बात करें मजुली द्वीप की, किसकी? मजुली द्वीप की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? असम में एक गुंथित मार्ग में बहाव के कारण, क्या? गुंथित मार्ग का मतलब रुकावटें बहुत ज्यादा होने की वजह से, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में गुंथित मार्ग में बहाव के कारण नदी द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें हमारा एक नदी द्वीप है जिसका नाम है मजुली द्वीप। ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी के बीचों बीच बना हुआ द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, जब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बातचीत करें, तो दाईं ओर की सहायक नदियां कौन-कौन सी है? दाईं ओर की सहायक नदी हमारी तीस्ता नदी, संकोश नदी, मानस नदी, कामेंग नदी, सुबनसिरी नदी, बरेली नदी, बार नदी, सियांग नदी, जलढाका नदी, रैडक नदी। हमारी ये दाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो दिबांग नदी, लोहित नदी, दिबांग नदी की जो सहायक नदी है लोहित नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, दिसांग नदी, धनसिरी नदी, कपिली नदी या फिर कोलोंग नदी, दिखु नदी, ये हमारे के बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? दाईं ओर की और बाईं ओर की। तो आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह हमने उत्तर भारत की नदी के बारे में देख लिया, हिमालय जो अपवा तंत्र की नदियां उनके बारे में तो देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के बारे में, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित नदियों का समूह है। किसके? दक्षिणी भारत में स्थित नदियों का समूह है। ये नदियां क्या है? हमारी हिमालयी नदियों से कई मायनों में से भिन्न होती है। और प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय कैसे होती है? मौसमी होती है, यानी इसमें पानी की मात्रा मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून में जो बारिश आती है उस पर निर्भर करती है। और ये नदियां क्या है? कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है, जिसके कारण इनकी घाटियां गहरी और चौड़ी नहीं होती, और ये अक्सर क्या सीधे मार्ग में बहती है। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब बात करें इनकी नदियों की, तो इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी, उनकी बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये नदियां अपने मुहाने पर अक्सर क्या उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती है। लेकिन कहाँ करती है? अपने मुहाने पर। इसको याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे इनकी जो नदियाँ हैं उनको देखेंगे। तो अगर हम नदियों को पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? नदियों को हम पश्चिम बंगाल से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहली नदी आती है हमारी कौन-सी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो इसका नदी का उद्गम झारखंड राज्य में स्थित रांची के पठार से होता है। कहाँ से? रांची के पठार से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो यह नदी पूरी दिशा में बहते हुए, यह नदी हमारी क्या पूरी दिशा में बहते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है सीधे बहते हुए। बात करें इस नदी की विशेषता की, तो ये नदी हमारे नदबुक का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी या नदबुक का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
और नदमुख क्या होता है? नदमुख एक ऐसा मुहाना होता है, जहाँ नदी का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी में जाके मिलता है और इसमें क्या तलछट जमाव कम होता है। इसमें हमारे क्या तलछट का जमाव कम होता है, इसे नदमुख कहते हैं। हमारी ये जो स्वर्णरेखा नदी है, ये नदमुख का निर्माण करती है, आप इसे याद रखेंगे। बात रखें स्वर्णरेखा नदी के बहाव की, तो स्वर्णरेखा नदी के बहाव क्षेत्र में सोने के प्लेसर निक्षेप मतलब प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड पाए जाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि नदी की रेत और बजरी में सोने के कण मौजूद है। स्वर्णरेखा नाम में स्वर्ण रेखा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो रेत और बजरी है तो इसमें सोने के निक्षेप पाए जाते हैं। बात करें नदी की, तो यह नदी झारखंड के प्रसिद्ध जो हुंडरू जलप्रपात है, इसका निर्माण करती है। ये नदी क्या करती है? जो झारखंड में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जो एक क्या खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जो हमारे क्या खूबसूरत पर्यटक स्थल है, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। फिर किनारे शहर की बात करें, तो इसके किनारे कौन-कौन सा शहर स्थित है? तो झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। क्या? जमशेदपुर शहर क्या हमारे स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण स्टील उत्पादक केंद्र है। क्या है? महत्वपूर्ण स्टील उत्पादक केंद्र है। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? वैतरणी नदी, जिसे ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी 2 अलग-अलग नदियाँ हैं, इनकी बात करें। तो डेल्टा निर्माण की बात करें, तो वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी मिलके उड़ीसा के तट पे, आप इसे याद रखेंगे कि वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदियाँ क्या है? मिलके उड़ीसा के तट पे एक संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा हमारा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनता है। किससे बनता है डेल्टा? हमारे नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हमारे डेल्टा का निर्माण होता है। जहाँ नदी क्या है? कई वितरिकाओं में बँट जाती है। जहाँ नदी क्या है? कई वितरिकाओं में बँट जाती है। जो डेल्टा निर्माण के बारे में हमने देख लिया। बात करें हमारे भीतरकनिका मैंग्रोव वनस्पति की, तो इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में जो ये नदियां कौन कौन सी? वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में प्रसिद्ध भीतरकनिका मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? भीतरकनिका मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और ये मैंग्रोव वन क्या है? खारे पानी में उगने वाले विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं। क्या? खारे पानी में उगने वाले विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं, जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंग्रोव वनस्पति में क्या होता है? जो जड़ें है ऑक्सीजन की तलाश में ज़मीन से बाहर निकल आती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, उन जड़ों को आप इसे याद रखेंगे। बात करें हमारे ऑलिव रिडले कछुए की, तो भितरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलिव रिडले कछुए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र के रूप में काम करता है। तो आप इसे याद रखेंगे, भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र है, ये हमारे ऑलिव रिडले कछुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। और ये कछुए क्या बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए यहाँ पे आते हैं और इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे विशेष प्रयास किए जाते हैं। तो ऑलिव रिडले कछुए हैं, उनके संरक्षण के लिए यहाँ पे विशेष प्रयास किए जाते हैं। और इसके लिए हमारे एक पार्क बनाया गया है, नेशनल पार्क, कौन सा? भीतरकनिका नेशनल पार्क। संगम की बात करें तो हमारे बैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदियां दोनों ही उड़ीसा के तट पे बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तीसरी नदी आती है हमारी कौन सी? महानदी। महानदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ होता है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित सिहावा की पहाड़ियों से होता है। आप इसे याद रखेंगे, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित जो सिहावा की पहाड़ियां, वहां से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो यह नदी हमारे उड़ीसा से होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ से होते? उड़ीसा से होते बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, जहाँ ये एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो महानदी क्या है? प्रायद्वीपीय अपतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। महानदी क्या हमारी? प्रायद्वीपीय अपतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार के बेसिन का निर्माण करती है। क्या करती है? छत्तीसगढ़ में कटोरे के बेसिन के आकार का कटोरे के आकार के बेसिन का निर्माण करती है। और ये बेसिन क्या है? एक अवतल भूवैज्ञानिक संरचना होती है। ये बेसिन क्या हमारी? एक अवतल भूवैज्ञानिक संरचना होती है, जो नदी द्वारा तलछट जमाव से बनता है। किस वजह से बनता है? तो नदी के द्वारा जो तलछट जमाव होता है, उससे बनता है। और इस कटोरे के आकार के बेसिन में क्या बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है। क्या? इस कटोरे के आकार के बेसिन में क्या बड़े पैमाने पे क्या चावल की खेती की जाती है। और चावल की प्रचुर खेती होने की वजह से ही छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करें इसके किनारे बसे हुए शहर की बात करें, इसके किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं उसकी बात करें, तो उड़ीसा के महत्वपूर्ण शहर कटक, पुरी और भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कौन-कौन से शहर है। एक तो हमारे कौन सा? कटक शहर है, पुरी शहर है, भुवनेश्वर शहर। ये तीनों शहर हमारे क्या महानदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर हीराकुंड बांध की बात करें, किसकी? हीराकुंड बांध की बात करें तो उड़ीसा पर वो महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है। और ये बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। ये बांध क्या है? हीराकुंड बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है, जो हमारे सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर नेशनल वाटरवे नंबर 5 की बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है और ये जलमार्ग अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। क्या अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5। अब हम बात करेंगे महानदी की सहायक नदियों के बारे में। किसके? महानदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दाईं ओर की कौन सी सहायक नदियां? तेल और ओंग। महानदी की दाईं ओर की सहायक नदियां तेल और ओंग है। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो इब नदी, मंद नदी, हसदो नदी और शिवनाथ नदी। आप इसे याद रखें कौन कौन सी नदी है? इब नदी, मंद नदी, हसदो नदी और शिवनाथ नदी, ये हमारी बाईं ओर की सहायक नदी है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में, कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की कलसुबाई चोटी में स्थित जो त्र्यंबक पठार है वहां से होता है। आप इसे याद रखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की जो कलसुबाई चोटी है उस क्षेत्र में स्थित जो त्र्यंबक पठार है वहां से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो ये नदी हमारे दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए, ये जो नदी है हमारे क्या दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? गोदावरी नदी। बात करें इस नदी की कुल लंबाई की तो इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो अपवा क्षेत्र की बात करें तो गोदावरी नदी का अपवा क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ का? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है इसका अपवा क्षेत्र। बात करें इसकी तो ये प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ये क्या हमारा अपवा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। इसकी सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या? गोदावरी नदी क्या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? किसके बाद? गंगा नदी के बाद। ये भारत में दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। कितने? दूसरे सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती है किसके? गंगा नदी के बाद। जिसका क्षेत्रफल कितना? 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें गोदावरी नदी के दूसरे नामों की तो गोदावरी नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसके विशाल आकार और दक्षिण भारत में इसके महत्व को कारण, क्या इसके विशाल आकार और दक्षिण भारत में जो इसका महत्व है इस वजह से इसे ये हमारे दक्षिणी गंगा का नाम दिया गया है। दूसरा बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा की बात करें तो इसकी प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा का नाम दिया गया है। बात करें गोदावरी नदी की सहायक नदियों की बात करें, गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो दाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो प्रवर नदी और मंजरा नदी इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा नदी और प्राणहिता नदी। कौन कौन सी नदियां? पूर्णा नदी और प्राणहिता नदी। तो प्राणहिता नदी की बात करें तो इसमें हमारे पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा भी शामिल है। हमारे किसमें? प्राणगंगा नदी में हमारे क्या कौन कौन सी नदियां? पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा नदियां भी शामिल है। इंद्रावती नदी, सबरी नदी, बात करें सबरी नदी की तो जिसमें हमारे सिलेरू और मचकुंड नदियां भी शामिल है। बात करें इसकी तो इसकी बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये हमारे कुछ नदियां हैं जिसमें हमारे प्राणहिता की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा और सबरी नदी की है सिलेरू और मचकुंड। ये नदियां हमारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां। अब हम बात करें गोदावरी नदी पे स्थित कौन कौन से बांध है। गोदावरी नदी के बांधों की बात करें तो एक बांध हमारा पोलावरम बांध है। बात करें इस बांध की तो ये बांध हमारा आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पे निर्माणाधीन एक बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सा? पोलावरम बांध। दूसरा बांध आता है हमारे साथ बालीमेला बांध। कौन सा? बालीमेला बांध की बात करें तो उड़ीसा में गोदावरी की सहायक नदी जो सबरी नदी है उसकी सहायक नदी सिलेरू नदी पे बना हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे गोदावरी की सहायक नदी सबरी नदी है और सबरी नदी की सहायक नदी गोदावरी की सबरी और सबरी की सिलेरू, सिलेरू नदी पे बना हुआ बालीमेला बांध। फिर बात करें निजाम सागर बांध की तो ये तेलंगाना में गोदावरी की दाईं ओर की सहायक नदी मंजरा नदी पे बना हुआ है। क्या? गोदावरी की दाईं ओर की सहायक नदी मंजरा नदी, वहां पे बना हुआ निजाम सागर बांध। तो गोदावरी नदी पे हमारे 3 बांध बना हुए हैं। कौन कौन से? पोलावरम बांध, बालीमेला बांध और निजाम सागर बांध। फिर बात करेंगे जलप्रपात की तो एक जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात की या वाटरफॉल की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात गोदावरी नदी की बाईं ओर की सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में बना हुआ। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बना हुआ और इसे अक्सर भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई और घोड़े की नाल के आकार के कारण, क्या इसकी चौड़ाई और घोड़े की नाल के आकार के कारण यह अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स जैसा दिखता है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की जो महाबलेश्वर चोटी से होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट की जो महाबलेश्वर चोटी है वहां से इसका उद्गम होता है। बात करें संगम की तो ये नदी हमारे पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ? पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है जहाँ ये विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है।
लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें कृष्णा नदी की विशेषताओं की, तो सबसे पहले इसका अपवाह क्षेत्र आता है। तो कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ का? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। बात करें इसकी तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद। गोदावरी के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कृष्णा नदी भी क्या है हमारे प्रायद्वीपीय प्रतंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदियों की, कृष्णा नदी की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ हैं? दाईं ओर की और बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, तो दाईं ओर की कौन-कौन सी सहायक नदी है कृष्णा नदी की? तो कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। कौन-कौन सी? कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये हमारी दाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो भीम और मूसी। कौन-कौन सी? भीम और मूसी, जिसे भीमा और मूसी नदी भी कह सकते हैं। तो आप इसे याद रखें, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब हम देखेंगे कृष्णा नदी पर कौन-कौन से बांध बने हुए हैं। कौन-कौन से बांध बने हुए हैं इनकी बात करें तो नागार्जुन सागर बांध। ये बांध हमारे कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे बना हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई और जल विद्युत परियोजना। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। दूसरा बांध आता है श्रीशैलम बांध। तो ये भी हमारे कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे स्थित है। ये भी हमारे क्या कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे स्थित है। अगला बांध आता है हमारा कौन सा? अलमाटी बांध। ये बांध हमारे क्या कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है कृष्णा नदी पर कौन सा? अलमाटी बांध। बात करें कोयना नदी पे कौन से बांध बने हुए हैं, तो कोयना नदी पे बने हुए बांध की बात करें तो ये हमारा कौन सा? कोयना बांध है। कौन सा? कोयना बांध है। और ये बांध कोयना नदी पे महाराष्ट्र में बना हुआ है। और कोयना नदी हमारी कृष्णा की दाईं ओर की सहायक नदी है और महाराष्ट्र में हमारे कोयना बांध बना हुआ है। और कोयना बांध पर महाराष्ट्र में शिवसागर झील स्थित है। आप इसे याद रखेंगे, कोयना बांध पर महाराष्ट्र में क्या? शिवसागर झील स्थित है, जो एक बहुत बड़ा जलाशय है। तुंगभद्रा नदी की बात करें, तुंगभद्रा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा बांध बना हुआ है और तुंगभद्रा बांध की बात करें तो ये बांध तुंगभद्रा नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की दाईं ओर की बहुत ही एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगली नदी आती है हमारे कौन सी? पेन्नेरू नदी, जिसे पेन्नार नदी भी कहते हैं। इसके उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित जो नंदी दुर्ग पहाड़ी है वहां से है। पेन्नेरू नदी है। पेन्नार नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से? तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित जो नंदी दुर्ग पहाड़ी से है। संगम की बात करें तो ये नदी हमारे आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर जिलों से गुजरते हुए कहाँ से? आंध्र प्रदेश के चित्तूर और नेल्लोर जिलों से गुजरते हुए डेल्टा बनाने के बाद पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप इसे बात करें पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो पेन्नेरू नदी है, तो पेन्नेरू नदी की विशेषता की बात करें तो ये नदी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से होकर बहती है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से होकर बहती है, जो एक शुष्क क्षेत्र है। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो पापागनी और चित्रावती। कौन कौन सी? पापागनी और चित्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां। किसकी? पेन्नेरू, ये पेन्नार नदी की। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिम बंगाल की जो पश्चिमी घाट है, कर्नाटक राज्य में स्थित जो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां वहां से होता है। आप इसे याद रखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में स्थित पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। संगम की बात करें तो ये नदी हमारे दक्षिणी पूर्व दिशा में बहते हुए ये नदी हमारे दक्षिणी पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, जहां ये एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? कावेरी नदी। बात करें इस नदी की विशेषताओं की, तो इस नदी की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले अपवाह क्षेत्र की बात करें तो कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कहाँ? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। बात करें इसकी तो यह हमारे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो सांस्कृतिक महत्व के कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और यह नाम उसके पवित्र माने जाने और दक्षिण भारत की कृषि में इसके योगदान की वजह से उत्पन्न हुआ है। मतलब इसका नाम ये पवित्र नदी है, साथ ही साथ क्या दक्षिण भारत की जो कृषि में है इसका बहुत ज्यादा योगदान है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी एक सदावाहिनी नदी है। क्या ऐसी नदी है? सदावाहिनी नदी है, जिसका मतलब है ये पूरे 12 महीने बहती रहती है। और ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि कावेरी नदी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश लेके आता है और उत्तर पूर्वी मानसून जो शीत ऋतु में बारिश लेके आता है, दोनों से जल प्राप्त होता है। इसी वजह से ये 12 महीने बहती है। कावेरी नदी के बेसिन में बड़े पैमाने पे चावल की खेती की जाती है। कावेरी नदी के बेसिन में क्या बड़े पैमाने पे किसकी? चावल की खेती की जाती है। फिर नदी द्वीप की बात करेंगे, रिवर आइलैंड की बात करें तो कावेरी नदी अपने मार्ग में 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है। क्या? 3 बार 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे ये कोई नदी है, नदी फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3।
इस तरह से 2 धाराओं में बँट जाती है, जैसे ऐसे करके। इससे 3 2 धाराओं में बँट जाती है 3 बार, जैसे पहला 1 फिर 2 और फिर 3। तो बीच में क्या नदी द्वीप का निर्माण करती है। कितने? 3 नदी द्वीपों का निर्माण करती है, आप इसे याद रखेंगे। बात करें कौन-कौन से नदी द्वीप है, जिसके कारण क्या है इसके क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये द्वीप हमारे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और नदी के बहाव के कारण बनते हैं। पहले द्वीप का नाम हमारा कौन सा? श्रीरंगपट्टनम द्वीप है, जो कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक में बनता है। कहाँ? कर्नाटक में बनता है। दूसरा नदी द्वीप हमारा कौन सा? शिव समुद्र द्वीप है। कौन सा? शिव समुद्रम द्वीप। ये कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक में बनता है। और तीसरा द्वीप हमारा श्रीरंगम द्वीप है। ये कावेरी नदी के द्वारा तमिलनाडु में बनता है। किसके द्वारा? कावेरी नदी के द्वारा तमिलनाडु में बनता है। कौन सा? हमारे श्रीरंगम द्वीप है। अब बात करें कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें, तो कावेरी नदी की दाईं ओर की और बाईं ओर की कौन-कौन सी सहायक नदियाँ? दाईं ओर की सहायक नदी की बात करें, तो लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बानी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी। कौन-कौन सी? लक्ष्मण तीर्थ नदी, कब्बानी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी। ये हमारी कावेरी नदी की दाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं। बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, तो हेमावती नदी, शिमसा नदी और अर्कावती नदी। कौन-कौन सी? हेमावती नदी, शिमसा नदी और अर्कावती नदी। ये बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं किसकी? कावेरी नदी की। इसके आगे हम बात करें कावेरी नदी पे कौन-कौन से बांध बने हुए हैं। कावेरी नदी पे बने हुए बांधों की बात करें, तो एक हमारा कौन-सा? कृष्णराज सागर बांध। कौन-सा? कृष्णराज सागर बांध। दूसरा शिव समुद्र बांध और तीसरा मेट्टूर बांध है। पहला हमारा कृष्णराज सागर बांध की बात करें, तो ये बांध कावेरी नदी पे स्थित कर्नाटक में स्थित बना हुआ बांध है। कावेरी नदी पे कर्नाटक में बना हुआ बांध है कृष्णराज सागर बांध। दूसरा शिव समुद्र बांध की बात करें, तो ये बांध भी हमारे कावेरी नदी पे कर्नाटक में बना हुआ है और ये बांध हमारे 1902 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1902 ईस्वी में बनाया गया था, जो भारत की शुरुआती जो जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। भारत की शुरुआती जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है शिव समुद्रम बांध। फिर अगला बांध आता है मेट्टूर बांध। ये बांध हमारे कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है। कहाँ? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध पर हमारे क्या तमिलनाडु में स्टेनली जलाशय भी स्थित है। क्या है? हमारे स्टेनली जलाशय भी स्थित हमारे क्या? मेट्टूर बांध पर तमिलनाडु में, आप इसे याद रखेंगे। बात करेंगे हमारे कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात की। क्या कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात की बात करें, तो शिव समुद्र जलप्रपात। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, तो ये जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। क्या? ये जलप्रपात क्या? कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। और होगेनकल जलप्रपात की बात करें, तो ये जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। तो ये जलप्रपात क्या? हमारे कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। तो कावेरी नदी के बारे में हमने देख लिया। अगली नदी आती है कौन सी? हमारी वैगई नदी। वैगई नदी की बात करें, तो वैगई नदी का संगम हमारे बंगाल खाड़ी में जाके होता है। कि वैगई नदी के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं? तो तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर जो मदुरई है, वैगई नदी के किनारे स्थित है, जो अपने मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपने मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सा? हमारी वैगई नदी, जो मदुरई शहर है। अगली नदी आती है कौन सी? हमारी ताम्रपर्णी नदी। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी की बात करें, इसका उद्गम, तो यह नदी हमारे अगस्त्यमलाई पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह नदी हमारी क्या? अगस्त्यमलाई पहाड़ी से निकलती है, जो क्या पश्चिमी घाट का हिस्सा है। संगम की बात करें, तो तमिलनाडु में बहती है और अंत में हमारे मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ताम्रपर्णी नदी की बात करें, तो तमिलनाडु में बहती है और अंत में कहाँ? मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है। तो इस तरह हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे हमारे किसके, अभी तक तो हमने क्या बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियों के बारे में देखा था। अब अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। किसके? अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियां पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाके गिरती है और ये नदियां क्या अक्सर नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर गुजर के तीव्र ढाल पर बहती है, जिसके कारण तलछट के जमाव का समय इनको नहीं मिल पाता, इसीलिए क्या नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे अरब सागर अफवाह तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, बात करें इनकी, जिसमें और लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये दोनों मध्य प्रदेश से, मांडवी नदी गोवा से, जुआरी, रसोल, हमारे मांडवी, जुआरी, रसोल तीनों हमारे गोवा से, काली नदी, शरावती नदी, कौन सी? काली नदी, शरावती नदी और पौननी नदी, तो हमारी काली नदी, शरावती नदी दोनों कर्नाटक से और बाकी दो नदियां हमारी क्या? पौननी नदी, भरतपुजा नदी। ये पौननी नदी या भरतपुजा नदी और पेरियार नदी, ये दोनों हमारे क्या? केरल से और नेत्रावती नदी, ये भी हमारे कर्नाटक से। तो ये कुछ नदियां हैं जो हमारे क्या? अरब सागरीय अपतंत्र का हिस्सा है। पहली नदी आती है हमारे कौन सी? लूनी नदी। इसकी कुल लंबाई हमारे 495 किलोमीटर है। उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम अजमेर में स्थित नाग पहाड़ियों से होता है, जो हमारे अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है।
क्या नागपाड़ के हमारे अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। संगम की बात करें तो ये नदी गुजरात में कच्छ के रण में तक जाती है। ये नदी हमारे कहाँ गुजरात में कच्छ के रण तक जाती है, जो एक दलदली क्षेत्र है। लूनी क्या है, एक अंतर्देशीय नदी है। कैसी, इनलैंड रिवर है, जिसका अर्थ यह है कि समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाती और आंतरिक रूप में ही सूख जाती है। बात करें इसकी विशेषता की, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी, किसकी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। उद्गम स्थल से लेके बाड़मेर में बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। जब से ये नागपाड़ी से इसका उद्गम होता है, वहां से लेके बाड़मेर में बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, लेकिन उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि बालोतरा के बाद ये लवण युक्त मिट्टी के वाले क्षेत्रों से होकर बहती है, इसलिए इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसीलिए इसे लूनी कहते हैं। बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो सूकड़ी, बांडी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, सुगुहिया। तो ये हमारे के बाईं ओर की जो लूनी नदी की सहायक नदी है। और एकमात्र दाईं ओर की सहायक नदी है जोजड़ी, आप इसे याद रखेंगे। अगली नदी आती है कौन सी, साबरमती नदी। साबरमती नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से, इस नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली की पर्वतमाला से होता है। और यह नदी हमारे गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ, गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। बात करें इसकी विशेषता की, तो यह नदी हमारे कर्क रेखा को एक बार काटती है। कौन सी, साबरमती नदी क्या हमारे कर्क रेखा को एक बार काटती है। बात करें साबरमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो गुजरात का महत्वपूर्ण शहर गांधीनगर, जो हमारे गुजरात की राजधानी भी है, और अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है। तो ये हमारे दोनों के दोनों शहर हमारी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बात करें साबरमती नदी की सहायक नदियों की, तो वैतरक, सेई, हतमती, मेशवा, मानसी, वाकल, ये हमारी क्या, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी आती है माही नदी। माही नदी की बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। कहाँ से, विंध्याचल पर्वतमाला से होता है मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम। संगम की बात करें तो ये नदी हमारे राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ से, राजस्थान और गुजरात में बहने के बाद क्या, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है ये नदी। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये नदी हमारे कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये नदी हमारे क्या, कर्क रेखा को दो बार काटती है, जो इसे एक अनूठी भौगोलिक विशेषता प्रदान करती है। ये नदी हमारे क्या, कर्क रेखा को दो बार काटती है, जो इसे क्या, एक अनूठी भौगोलिक विशेषता प्रदान करती है। इस नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, इस नदी पर क्या, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध स्थित है, जो हमारी सिंचाई और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, सिंचाई और जल विद्युत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें इसकी सहायक नदी की, तो सोम, जाखम, एराव, अन्नास, चाप और मोरेन, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, सोम, जाखम, एराव, अन्नास, चाप और मोरेन, ये इसकी सहायक नदी है। बात करें अगली नदी आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम हमारे मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ से होता है। कहाँ से, अमरकंटक के पठार से होता है इसका उद्गम। संगम की बात करें तो पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, हमारे खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। लंबाई की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, कितनी, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। विशेषता की बात करें इसकी, नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में, इनके बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में स्थित एक ब्रश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में आके बहती है। और ब्रश घाटी तब बनती है जब पृथ्वी की पपड़ी में दरार पड़ने से भूमि धंस जाती है। क्या हुआ, पृथ्वी की पपड़ी में जब दरार पड़ती है तो उससे क्या, भूमि अंदर धंस जाती है, उससे हमारे क्या, ब्रश घाटी का निर्माण होता है। और हमारी नर्मदा नदी क्या, ब्रश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आप इसे याद रखेंगे। ये पश्चिम की ओर से बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय क्या, नदमुख का निर्माण करती है। ये क्या करती है, अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय नदमुख का निर्माण करती है। बात करें इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो गुजरात का महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है कौन सा, भरूच। तो भरूच हमारे नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। वहां का, गुजरात का। ये बंदरगाह भी है और शहर भी है। बात करें हमारे नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां, उसकी बात करें तो नर्मदा नदी की बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें तो हिरण नदी, और दाईं ओर की तो हमारी हिरण नदी है। और बाईं ओर की सहायक नदी की बात करें तो तवा नदी, छोटा तवा नदी, कुंडी नदी, तवा नदी, छोटा तवा नदी और कुंडी नदी, ये हमारे बाईं ओर की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करें नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात की बात करें, वाटरफॉल्स की बात करें, तो एक वाटरफॉल आता है धुआंधार जलप्रपात। तो ये जलप्रपात हमारे मध्य प्रदेश की जबलपुर के पास, हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर स्थित है, जो अपनी दुधिया सफेद धार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दुधिया सफेद धार के लिए प्रसिद्ध है। फिर वो आता है हमारा कौन सा, कपिलधारा जलप्रपात। कौन सा था, कपिलधारा जलप्रपात की बात करें
तो ये जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे स्थित है। कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात। तो दोनों जलप्रपात के बारे में देख लिया, एक तो धुआंधार जलप्रपात, एक हमारा कपिलधारा जलप्रपात। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है। तो एक तुम्हारी इंदिरा सागर परियोजना, एक ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। एक तुम्हारी कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना में हमारे नर्मदा नदी पे स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। महेश्वर परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना महेश्वर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पे स्थित भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं से एक है सरदार सरोवर परियोजना। आगे हम देखेंगे साधु बेट द्वीप के बारे में। किसके बारे में? साधु बेट द्वीप के बारे में बात करें तो साधु बेट द्वीप में नर्मदा नदी पे स्थित एक छोटा सा द्वीप है। हाँ, नर्मदा नदी पे स्थित एक छोटा सा द्वीप है। कौन सा? साधु बेट द्वीप। और इस द्वीप पे हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा, ये हमारे कहाँ? साधु बेट द्वीप पर लगाई गई है, जो हमारे नर्मदा नदी पे स्थित है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? तापी नदी। कौन सी नदी आती है? तापी नदी की बात करें तो तापी नदी का उद्गम कहाँ से? तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल के पठार पर स्थित, कहाँ? बैतूल के पठार पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान पे है। कहाँ? बैतूल पठार की स्थित, बैतूल पठार पे स्थित जो मुल्ताई नामक स्थान है, वहां से इसका उद्गम होता है। संगम की बात करें तो पश्चिम दिशा में बहते हुए यह गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। विशेषता की बात करें तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है? तापी नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो तापी नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात इन राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तापी नदी हमारे खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले एक नदबुक मतलब एस्चुरी का निर्माण भी करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी या नदबुक का निर्माण करती है। तापी नदी भी हमारे सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में, इसमें सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच में एक भ्रष्ट घाटी में से होके बहती है, ठीक नर्मदा नदी की तरह। बात करें इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं तो गुजरात का प्रसिद्ध कपड़ा और हीरा उद्योग केंद्र, ये कपड़ा और हीरा उद्योग केंद्र सूरत शहर तापी नदी के किनारे स्थित है। बात करें तापी नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है तो एक तो ये परियोजना हमारे कौन सी? उकाई परियोजना है। बात दूसरी काकरापार परियोजना। उकाई परियोजना की बात करें तो ये परियोजना तापी नदी पर गुजरात में चल रही है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी? उकाई परियोजना। दूसरी परियोजना आती है कौन सी? काकरापार परियोजना। तो ये भी हमारे तापी नदी पर गुजरात में चल रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शामिल है। किसमें? काकरापार परियोजना में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। अगली हमारी नदी आती है मंडोवी नदी। कौन सी? मंडोवी नदी, जिसे मांडवी नदी भी कहते हैं। तो मंडोवी नदी है, मांडवी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के भीमगढ़ नामक स्थान से हुआ। कहाँ? भीमगढ़ नामक स्थान से इसका उद्गम होता है कर्नाटक के। संगम की बात करें तो मांडवी नदी का संगम गोवा में जुआरी नदी में होता है। किसमें? गोवा की जो जुआरी नदी है वहां जाके इसका संगम हो जाता है। यानी ये सीधे अरब सागर में न मिलके जुआरी नदी में मिलती है, और फिर जुआरी नदी आगे जाके क्या? अरब सागर में मिलती है। बात करें मंडोवी नदी की विशेषताओं की तो मंडोवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य के लिए पानी और परिवहन दोनों का महत्वपूर्ण स्रोत है। मंडोवी नदी को क्या गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य के लिए पानी और परिवहन दोनों का महत्वपूर्ण स्रोत है। मंडोवी नदी की बात करें तो गोवा की सबसे लंबी नदी है। मंडोवी नदी पर अटल सेतु भी बनाया गया है, जो पणजी में एक महत्वपूर्ण पुल है। अटल सेतु क्या? पणजी में एक महत्वपूर्ण पुल है, जो हमारे कहाँ? गोवा में बनाया गया है। बात करें इस नदी की तो यह नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। किससे? भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। मंडोवी नदी पर चेराओ द्वीप स्थित है। क्या? मंडोवी नदी पे क्या? चेराओ द्वीप स्थित है। चेराओ द्वीप पर प्रसिद्ध सलीम अली पक्षी विहार स्थित है। आपसे याद रखेंगे, चेराओ द्वीप पर क्या? प्रसिद्ध सलीम अली पक्षी विहार भी स्थित है, जो हमारे पक्षी प्रेमियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? सलीम अली पक्षी विहार क्या है? हमारे पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान, जो हमारे कहाँ? चेराओ द्वीप पर। मंडोवी नदी की बात करें तो मंडोवी नदी पर शानदार हमारे दूध सागर जलप्रपात है, जो हमारे गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। किनारे स्थित शहरों की बात करें तो गोवा की राजधानी जो पणजी है, मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी में हमारे गोवा की मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगली नदी आती है कौन सी? हमारी जुआरी नदी। जुआरी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हमारे पश्चिमी घाट से होता है। संगम की बात करें तो नदबुक बनाते हुए सीधे अरब सागर में जाके गिरती है। जुआरी नदी नदबुक बनाते हुए कहाँ? अरब सागर में जाके गिरती है।
बात करें इसकी विशेषता की, तो एक ज्वारी नदी है, टाइडल रिवर है, जिसका मतलब है कि इसमें ज्वार समुद्र के ज्वार-भाटे का प्रभाव होता है। इसमें क्या समुद्र के ज्वार-भाटे का प्रभाव होता है। फिर कंबरजुन नहर की बात करें, कंबरजुम नहर की बात करें, तो कंबरजुम नहर मंडोवी और जुआरी नदियों को जोड़ती है। कौन-सी नहर है? कंबरजुम नहर क्या हमारी मंडोवी और जुआरी नदियों को जोड़ती है, जिससे हमारे अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा मिलता है। और इस नदी के मुहाने पे क्या हमारे मारमागांव जो बंदरगाह है, मारमागांव पोर्ट, ये भी स्थित है। इसमें जुआरी नदी के ही मुहाने पे हमारे क्या मारमागांव बंदरगाह स्थित है, जो गोवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगली नदी आती है कौन-सी? शरावती नदी। अगली नदी का नाम है हमारी शरावती नदी। शरावती नदी की विशेषता की बात करें, तो कर्नाटक में इस नदी पे स्थित जोग फॉल ये नामक एक जलप्रपात है। शरावती नदी है, तो शरावती नदी पे हमारे क्या जोग फॉल जलप्रपात है, और ये भारत के सबसे ऊंचे और सबसे प्रभावशाली जलप्रपातों में से एक है। अगली नदी आती है हमारी कौन-सी? पेरियार नदी। पेरियार नदी की बात करें, तो पेरियार नदी का उद्गम केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है पेरियार नदी का उद्गम। बात करें पेरियार नदी की विशेषताओं की, तो पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि केरल राज्य के लिए पीने के पानी, सिंचाई और बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। तो हमारी कौन सी पेरियार नदी क्या है? केरल की जीवन रेखा कही जाती है। क्यों? क्योंकि यह राज्य के लिए पीने का पानी, सिंचाई और बिजली उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। परियोजना की बात करें, तो पेरियार नदी पर केरल में प्रसिद्ध इड्डुक्की बांध है। आप इसे कह रहे हैं, याद रखें इड्डुक्की, ये इड्डुक्की बांध है केरल में पेरियार नदी पे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। अगली नदी आती है हमारी कौन सी? पोन्नानी नदी। पोन्नानी नदी की बात करें, जिसे भरतपुजा भी नदी कहते हैं। तो पोन्नानी नदी या भरतपुजा नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है। कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ी से होता है पोन्नानी या भरतपुजा नदी का उद्गम। इसकी विशेषताओं की बात करें, पोन्नानी नदी या भरतपुजा नदी को केरल की नील नदी भी कहा जाता है, कि केरल की नील नदी भी कहते हैं। और ये हमारी पोन्नानी नदी या भरतपुजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। या पोन्नानी नदी या फिर भरतपुजा नदी क्या केरल की सबसे बड़ी नदी है। अब भारत की हम अन्य नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। ये कुछ और नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न राज्यों से होकर बहती है, और मुख्यतः अरब सागर में गिरने वाली नदियों की श्रेणी में आती है। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे हमारे क्या शत्रुनिजी नदी। कौन सी? शत्रुनिजी नदी है, गुजरात में बहती है। भद्रा नदी हमारे गुजरात में बहती है। ढाढर नदी हमारे गुजरात में बहती है। वेतरना नदी हमारे महाराष्ट्र में बहती है। बेड़ती नदी हमारी, जिसे गंगावेली नदी भी कहते हैं, ये कर्नाटक में बहती है। और पंबा नदी हमारे क्या केरल में बहती है। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख दोआब के बारे में। क्या प्रमुख दोआब कौन कौन से, जिनकी बात करें, तो भारत के प्रमुख दोआब की बात करें, सबसे पहले दोआब की परिभाषा देख ले, तो दोआब क्या होता है? दोआब शब्द दो नदियों के बीच के मैदानी भाग को दिखाता है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो मैदानी भाग है, उसको दोआब कहते हैं। और इस शब्द हमारे फारसी मूल का है, जिसमें दो दो का अर्थ होता है दो, आब का मतलब होता है पानी, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हमारे दो नदियों का पानी लगता है। और दोआब की बात करें, तो ये क्षेत्र अक्सर क्या हमारे सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। क्या अक्सर क्या अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन से होते हैं? हमारे दोआब क्षेत्र। बात करें दोआब की, तो दोआब कितने हमारे? 5 दोआब है। टोटल कितने? 5 दोआब है। दोआबों की बात करें कौन कौन से? सिंधु सागर दोआब, छाछ दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, बिस दोआब। इन दोआबों की विशेषता है कि इन दोआबों में हमारे दो नदियों का पानी लगता है। सिंधु सागर दोआब की बात करते हैं, इसमें सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित है, और ये मुख्य रूप से पंजाब और पाकिस्तान में फैला हुआ कौन सा? सिंधु सागर दोआब। फिर छाछ दोआब की बात करें, तो झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच में स्थित है छाछ दोआब। तीसरा आता है हमारा रेचना दोआब, हमारे चेनाब नदी और रावी नदी के बीच में स्थित है रेचना दोआब। रावी नदी और व्यास नदी के बीच में हमारा कौन सा? बारी दोआब। और बिस्त दोआब की बात करें, तो व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में स्थित है हमारे बिस्त दोआब। इनके नाम इनके पहले पहले अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे बिस्त दोआब है, जिसमें बी से व्यास और इस्त से सतलुज। बारी में बा से व्यास, री से रावी नदी। रेचना में रेत से हमारे रावी और चना से हमारे चेनाब। छाछ में छा से चिनाब और जय से हमारे क्या? झेलम। तो इस तरह हमारे पहले पहले अक्षर को जोड़ के इन दोआबों का नाम बनाया जाता है। अब हम देखेंगे अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के बारे में। किसके बारे में? अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करें भारत के। तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र की बात करें, तो ये उन नदियों या जलधाराओं को संदर्भित करता है जो सीधे समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि हमारे आंतरिक बेसिन में ही समाप्त हो जाती है। जैसे कि झीलों से मिलके या मरुस्थलीय क्षेत्रों में सूख के ये है ना अंदर ही अंदर समाप्त हो जाती है, ये कहीं भी नहीं जाती। इसमें हमारी एकमात्र नदी आती है कौन सी? गगन नदी। जिसकी विशेषताएं क्या है? तो गगन नदी भारत में सबसे बड़े अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है, जिसका मतलब यह है कि इसका पानी समुद्र में नहीं पहुंचता, बल्कि आंतरिक रूप में ही समाप्त हो जाता है। कौन सी? गगन नदी। उद्गम की बात करें, तो इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला की कालका पहाड़ी से होता है। शिमला की कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें इसकी,
तो ये नदी हमारे हरियाणा और राजस्थान में बहते हुए कहाँ? हरियाणा और राजस्थान में बहते हुए श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ नामक स्थान तक जाती है, जहाँ ये रेत में विलीन हो जाती है। कहाँ? अनूपगढ़ नामक स्थान पे जाके रेत में विलीन हो जाती है। इसके विस्तारित बहाव की बात करें तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होने पर, खासकर मानसून के दौरान, ये नदी हमारे पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक भी जाती है। कहाँ? पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक भी जाती है। उपयोग की बात करें तो इस नदी के बेसिन का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। इस नदी के बेसिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चावल की खेती के लिए किया जाता है। विशेष रूप से देखें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में क्या चावल की खेती के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जहां इसके पानी से खेती होती है। गगर नदी के पानी से क्या हमारे खेती होती है। अब कुछ खास बात देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से कई बार इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती है, इसलिए बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोसी नदी है बार बार अपना रास्ता बदल लेती है और कई बार बाढ़ ले आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगले विश्वासघाती नदी की बात करें तो हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहती है। क्यों? क्योंकि तीव्र ज्वार और अप्रत्याशित मोड़ों की वजह से हमारी विश्वासघाती नदी कहलाती है हुगली नदी। और कर्णाली नदी की बात करें, नेपाल में कर्णाली इसलिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में इसे गग्गर नदी के नाम से जाना जाते हैं। ये हमारे नेपाल में कर्णाली है तो भारत में ये गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो भारत के अफवाह तंत्र के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।